हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MSO 03 दिसंबर 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। यानी कि पूरे क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व किए हैं, जिसमें से देखकर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं ये क्वेश्चन पेपर ही है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, बिकॉज मेरे चैनल पर बिल्कुल कोई मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। ये वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस और अच्छे वीडियोस बना सकूं। अगर आप मेरे को कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे बताइए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द मल्टीपल कन्वोकेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट की किस किस तरीक़े का डेवलपमेंट होता है, आप बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमें पता ही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर टू द इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स such as GDP, income levels, employment rate, industrial growth. It often implies progress toward a more prosperous and productive economy. जैसे कि पता लगता है आपको, जैसे आप जीडीपी किसी देश की ज़्यादा होती है तो हमें पता लगता है कि वो देश डेवलप्ड, हम अब ज़्यादा डेवलप हो गया है या पहले कम था। तो इसी तरीके से वहाँ के जो लोग होते हैं, उनकी जो इनकम होती है, एम्प्लॉयमेंट रेट होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, उससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता चलता है। तो दूसरा पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट, एम्फसिस इन्हांसिंग द quality of life and well-being of the individual. It includes education, healthcare, gender equality and opportunity for personal and professional growth. यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ केयर आता है, एजुकेशन आती है, जेंडर इक्वलिटी आती है, अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में आपको हमें पता लगता है सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, रिलेशनशिप किस तरीके से चल रहे हैं, सोशल जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से फोकस ऑन मीटिंग ऑन द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट compromising the ability to future generation to meet their own need. It balance economic growth, environmental protection and social equality. यहाँ पर उस बारे में बात हो रही है कि जब आप किसी भी कंट्री की सस्टेनेबल ग्रोथ, डेवलपमेंट का मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि विदाउट वेस्टेज, विदाउट हार्म किए किसी भी रिसोर्स को यूज़ करना, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देना होता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल कल्चरल डेवलपमेंट कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना है, रोड, वाटर सप्लाई, ब्रिज कितने बने हैं, रोड्स किस तरीके से बनी है। पर्सनल डेवलपमेंट में आता है रेफर टू द ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्किल्स, नॉलेज एंड पर्सनल एट्रीब्यूट। दिस कैन इंक्लूड एजुकेशन, सेल्फ हेल्प, कोचिंग एंड मेंटरशिप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब किसी का पर्सनल ग्रोथ होती है तो उसकी एजुकेशन, उसकी वो अपने आप की मदद करने लायक बनता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स collective effort by community member to enhance their social, economic and environmental condition, often though grassroots initiatives and local empowerment. कम्युनिटी डेवलपमेंट कितना है, तो यहाँ पर मैंने आपको 10 पॉइंट दिए हैं, इसमें से आप उनको बढ़ाकर भी लिख सकते हैं और अपने वर्ड्स में कुछ उसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम इन्हीं 10 पॉइंट्स का जो कंक्लूजन होगा वो लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। डेवलपमेंट इज ए कंप्लीट एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट अबाउट इकोनॉमिक, ह्यूमन, सोशल, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, कल्चरल, पॉलिटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल एंड कम्युनिटी डायमेंशंस। मतलब इसके बारे में सारा आपको बताना है कि किस किस चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जब कल्चरल डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है। इस तरीके से आप इसको लाइक 100 वर्ड से ज़्यादा का भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, एग्जामिन द वेरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ऑन वुमेन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर किस तरीके से वुमेन डेवलपमेंट होता है किसी कंट्री में, तो यहाँ पर दिया गया है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट,
उनको डिफरेंट तरीके की जॉब्स दी जाती हैं, एजुकेशन की एक्सेस दी जाती है, फाइनेंशियल सर्विस दी जाती है उनको, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हेल्थ एंड वेल बीइंग मिलती है उनको, उनके लिए अलग से अलग अलग तरीके के हेल्थ प्लान्स होते हैं, प्लस उनको प्रायोरिटीज़ मिलती हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलता है जिसमें कि लीडरशिप के लिए खड़े हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, और सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल चेंज, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। वहाँ पे जो सोशल नॉर्म्स पहले डिसाइडेड थे उसको ब्रेक करते हुए नए नए तरीके की उनको राइट्स दिए जाते हैं, लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन मिलता है, उन राइट्स पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो इस तरीके से आप इन सब पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी मिलता है उन्हें, उनके साथ कोई पार्शलिटी नहीं की जाती, माइक्रो फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिलती है, सपोर्टिंग वुमेन थ्रू माइक्रो फाइनेंस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इनेबल दैम टू स्टार्ट एंड ग्रो बिजनेस, उनको बिजनेस वगैरह ग्रो करने में उनको हेल्प दी जाती है जिससे कि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी बढ़े। फैमिली सपोर्ट पॉलिसीज़ होती हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है। जिस इसके बाद इन 10 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे किस तरीके से कंक्लूज़न होता है। इन सारे पॉइंट्स का कंक्लूज़न छोटा एक एक दो दो लाइन का लिखेंगे तभी भी आपकी 7-8 लाइन हो जाएंगी। तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 500 वर्ड में लिखने होते हैं कम से कम। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द मैक्सिस्ट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। उनका क्या थॉट प्रोसेस था डेवलपमेंट के बारे में। तो उन्होंने बताया था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय द चेंज इन मटेरियल कंडीशन एंड प्रोडक्टिव फोर्सेस, नॉट आइडिया और आइडियोलॉजीज। जो प्रोडक्शन होता है वो किसी आइडिया या आइडियोलॉजी से नहीं होता है, वो डिफरेंट तरीके की प्रोडक्टिव फोर्सेस से होता है। क्लास स्ट्रगल होता है उसमें, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर अब देखिए मैंने ये सारे पॉइंट्स डाले हुए हैं, इसको आप 1 बाय 1 पढ़ते हुए इसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिकन, अब इसके बाद कंक्लूजन में गए, मैक्सिकन डेवलपमेंट focused on material condition, class struggle and stage of economic system. It views capitalism, development and exploitative and crisis prone, advocating for revolutionary changes towards socialism and ultimate communism for general human liberation. तो यहाँ पर आप सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप अपनी लैंग्वेज में और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 500 वर्ड्स का क्वेश्चन पूरा करना है तो इन पॉइंट्स को और ज़्यादा आपको डिस्क्राइब करना होता है। यहाँ पे मैं इतने पॉइंट्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत सारी डिटेल करूँगी तो आप ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर बोरिंग टाइप का लगने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकल डिस्कस मॉडर्नाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स ऑन डेवलपमेंट। अब आपको यहाँ पर की पॉइंट्स देने होते हैं। सबसे पहले किसी भी आंसर में डेवलपमेंट के क्या की पॉइंट्स होते हैं, तो की पॉइंट्स में हम लिखेंगे लीनियर प्रोग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोकस, कल्चरल चेंज। यहाँ पर जैसे लीनियर प्रोग्रेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी व्यूज डेवलपमेंट एज ए लीनियर प्रोग्रेशन वेयर सोसाइटीज मूव फॉर ट्रेडिशनल टू मॉडर्न स्टेज। जो ट्रेडिशनल स्टेज होती है उससे मॉडर्न स्टेज की ओर जाते हैं, और मिरर द एक्सपीरियंस टू द ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस, इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाता है, कल्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, एजुकेशन एंड नॉलेज बढ़ाई जाती है, एजुकेशन पे जोर दिया जाता है। और उसके बाद अर्बनाइजेशन इज सेम टू हॉलमार्क ऑफ मॉडर्नाइजेशन विद सिटीज बिकमिंग सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में आप डालेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी लाई जाती है और किस किस तरीके से नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, तरह तरह के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं। वेस्ट बायस, क्रिटिक्स आर्ग्यू द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑफ ethnocentric promoting a western centric modern to develop that may not be applicable to all society। यहाँ पर वेस्टर्न बायस हो जाते हैं, बट जरूरी नहीं है ये हर जगह हर सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं होती है। ओवरलुक
inequalities. The theory is criticized for the overlooking social and economic inequalities that can raise for rapid modernization. यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो थ्योरी ये बोलती है कि ये सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाती है. डिपेंडेंसी क्रिटिक्स. Development theory argue the modernization can lead to increased dependency on development countries rather than true autonomous development. तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये तो बल्कि और ऑटोनमस डेवलपमेंट मतलब बढ़ता जा रहा है, डिपेंडेंसी क्रिएट करते जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर. उसमें कंक्लूजन में आप ऊपर वाले पॉइंट्स को ही डिस्क्राइब करेंगे. तो अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंडिजियस डेवलपमेंट एज एन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट अप्रोच. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी लिखेंगे लोकल रिसोर्स. फोकस ऑन यूजिंग लोकल रिसोर्स knowledge and skill for developing rather than relying on the external aid and influences. मतलब जो डेवलपमेंट रियल होता है उसी के फोकस किया जाता है, ना कि एक्सटर्नल एड और इन्फ्लुएंस होकर कुछ किया जाता है. कल्चरल रेलिवेंस. जो वहाँ के लोग होते हैं, लोकल लोग, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनकी कल्चरल रूल्स होते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हुए उसके साथ मिलजुल कर डेवलपमेंट किया जाता है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. हर एक कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है. सस्टेनेबिलिटी की जाती है जिसमें कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो फ्यूचर में जो लोग फ्यूचर में कभी उसकी मतलब बर्बादी ना हो, उस टाइप से सस्टेनेबल होना चाहिए. एम्फसिस सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट कैन बी मेंटेन लॉन्ग टर्म विदाउट डिप्लेटिंग लोकल रिसोर्स फॉर हार्मिंग द एनवायरमेंट. मतलब ऐसे डेवलपमेंट कहता है कि जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना पहुँचे, जो जैसा है वैसे ही रहे और आने वाले फ्यूचर में भी किसी को हार्मफुल ना हो. कैपेसिटी बिल्डिंग. एम टू स्ट्रेंथन एंड लोकल कैपेसिटी एंड पावर इन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ टू मैनेज देयर डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस. जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है जिससे कि कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ मैनेज कर सकें, डेवलप हो सकें और उनको इस तरीके से डेवलप किया जाता है. सेल्फ रेलिवेंस. होलिस्टिक अप्रोच. स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट. छोटे प्रोजेक्ट लाए जाते हैं जिससे कि लोग इजीली उसमें इन्वॉल्व हो सकें और इजीली उनको चीज़ें समझ आ सकें. इनोवेशन एंड एडप्टेशन. इनकरेज लोकल इनोवेशन. जिससे कि लोकल इनोवेशन होगा तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और उसमें एडेप्टेबिलिटी आएगी उनके अंदर उस चीज़ों को एडॉप्ट करने की. नेटवर्क एंड लर्निंग. सपोर्ट नेटवर्किंग विद other communities and learning from their experience, fostering a collaborative approach to develop. नेटवर्किंग और लर्निंग जो होती है वो सपोर्ट करती है कम्युनिटीज़ को एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से मतलब कोलैबोरेशन के लिए. इंडिजियस डेवलपमेंट is about leveraging what community already have their resource, knowledge and culture to create sustainable and self-reliant growth. It empowers local respect their tradition and focus on the long term well-being. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. इन एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन सोशल सेक्टर इन इंडिया सच एज 1990s. यहाँ पर हमें ये बताना है कि किस तरीके से जो लोकल सेक्टर्स थे किस तरीके से वो इकोनॉमिक को 1990s में प्रभावित करते थे. तो यहाँ पर मैंने दिया है इंक्रीज इन्वेस्ट इन एजुकेशन. एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है. हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करना है. पॉवर्टी रिडक्शन करना है. अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. इसका मतलब होता है कि रिफॉर्म एक्सक्लेट urbanization which brought better infrastructure such as road, electricity and water supply to city and town, enhancing living standard. जिससे कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है. अगर रोड अच्छी होगी, डिफरेंट तरीके की चीज़ें अवेलेबल होंगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर सप्लाई ठीक होगी, तो उससे लोगों का मतलब लोग अच्छे तरीके से रह पाएंगे. इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. सारे सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का ही राज नहीं होगा, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छी पार्टिसिपेशन करने के लिए मौका दिया जाएगा. इम्प्रूव सोशल वेलफेयर प्रोग्राम.
सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम होंगे, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद मोर सोर्सेज ऑफ फंड सोर्स सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट। इस तरीके से जो एक्ट होंगे या जो सपोर्टिंग एक्ट होंगे उससे लोग मतलब लोग उससे एम्पावर होंगे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, देखिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को हम पहले भी बता चुके हैं। टेक्नोलॉजी और नए नए आइडियाज़ इस ये ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मतलब होता है इनका। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में अपॉर्चुनिटी मिलने में लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। इन इक्वलिटी के इश्यूज़ नहीं होते हैं अगर एजुकेटेड होंगे लोग। डिस्पाइट ओवरऑल ग्रोथ, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन इक्वलिटी एंड बेनिफिट बींग इन इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो होता है इससे इनइक्वलिटी इश्यूज़ तो आते हैं, क्योंकि कभी किसी को लगता है कि उसे कम चीज़ें मिली हैं, कभी किसी को लगता है कि दूसरे को ज़्यादा मिली हैं। इस तरीके से यहाँ पर इनइक्वलिटी इशू रेज हो जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, रिफॉर्म लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ various social society and insurance scheme providing a safety net for vulnerable section of society। मतलब ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं जो अलग अलग तरीके के मिलते हैं उससे लोगों को सपोर्ट मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है। तो 1996 में इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हुआ था तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ था सोशल सेक्टर्स में, जिससे इम्प्रूवमेंट एजुकेशन में हुई, हेल्थ इम्प्रूव हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हुई। सो इस तरीके की बेनिफिट्स मिले लोगों को। तो इस छोटे से कंक्लूजन को आप बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हैं, जो ये पॉइंट्स हैं उनमें से ही लिखना है आपको। या फिर और उससे ज़्यादा भी और वो लिख सकते हैं आप अपने आप से पॉइंट्स डालकर भी और लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द सोशल चैलेंजेस इन ब्राज़ील सिंस द 1980s। सिंस 1980s ब्राज़ील हैज़ फेस्ड न्यूमरस सोशल चैलेंजेस। यहाँ पर उसको क्या क्या सोशल चैलेंजेस आए थे। सोशल चैलेंजेस वो चैलेंजेस होते हैं जो कि एक सोसाइटी को आते हैं, लाइक इनकम डिफरेंस, अर्बनाइजेशन, क्राइम एंड वायलेंस, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल करप्शन, इंडिजिनस राइट्स, रेशिकल डिस्क्रिमिनेशन, इन्वामेंटल इशू। ये सारा हम पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आई। एक सोसाइटी को जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्राज़ील हैज़ मेड प्रोग्रेस इन सम एरिया बट कंटिन्यूज टू फेस सिग्निफिकेंट सोशल चैलेंजेस। बहुत ज़्यादा उनको चैलेंज आते हैं और इम्प्रूव भी किया है, बट अभी पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। एड्रेसिंग दीज इशू रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड exclusive policy to ensure a better quality of life and all its citizens. Question number 8. Examine the emerging concern of trade liberalization and development. सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और अपने साथ के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिल सके। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं 8 क्वेश्चन के आंसर की ओर। इनकम इनइक्वालिटी, जैसे कि आप समझते हैं जो रिच और पुअर होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसी को हम इनकम इक्वलिटी बोलते हैं। जॉब लॉसेस, जॉब के लॉस होना, यानी कि जॉब छूट जाना या जॉब कोई भी इंडस्ट्री बंद हो जाना, इस तरीके की चीज़ें हुई। इन्फेंट इंडस्ट्री स्ट्रगल्स, डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्ट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कल्चरल एरोनेशन, ट्रेड डिफिक्ट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी, सोशल कंस्ट्रेंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं एक जनरल पॉइंट्स हैं, ये आपको कोई अलग से इसमें कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली उसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन में भी सेम पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके आपको लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द
कन्वीनियंस बिटवीन मैस मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट मैंने दिए हुए हैं जिसको आपको डिस्क्राइब करना है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन फ्लो, मास मीडिया सच एज टीवी। मास मीडिया जो होता है वो टीवी, डिफरेंट तरीके के चैनल, ये सब कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब, ये सब भी कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। रेडियो, इंटरनेट, तो जो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन को फैला देती हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन फ़्लो बोलते हैं। कल्चरल एक्सचेंज, जिससे कि कल्चरल एक्सचेंज होता है, कहीं पे कोई ट्रेंड चलता है तो दूसरी जगह भी उसी तरीके का ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ग्लोबल मीडिया कंपनीज लाइक CNN, BBC एंड नेटफ्लिक्स ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड, इन्फ्लुएंस लोकल मार्केट एंड इकोनॉमिक एंड क्रिटिक ग्लोबल मीडिया इकोनॉमी। तो ये जो इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि ये बड़े चैनल्स होते हैं, ये हर एक कंट्री में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, तो उसी तरीके से ये दिखाना शुरू करते हैं और उसी तरीके से इन्फ्लुएंस होता है फिर वहाँ पर। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मीडिया कवरेज के थ्रू जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, वो इंटरनेशनल स्केल पर फैल जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल मूवमेंट, language spread, English often used in a global has become a dominant language। यहाँ पर उसके पूरी डिस्क्राइब करना है आपको। एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमराइज, न्यू एक्सेसिबिलिटी। पॉइंट नंबर 10, कल्चरल equality, the widespread reach to Western media consent can lead to the dominance of Western culture and values, sometimes at expensive to local culture and traditions। तो उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। इसमें मैंने कंक्लूजन में लिखा था सिंपल टर्म, द कमिंग टुगेदर ऑफ मास मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन मीन द इंफॉर्मेशन एंड कल्चर स्प्रेड क्विकली। मतलब कि जो मास मीडिया और ग्लोबलाइजेशन जो होता है उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत जल्दी और बहुत वाइड लेवल पे अचानक से फैल जाती है, तुरंत फैल जाती है, और क्योंकि और लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। दिस क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड चैलेंज इन preserving local identities। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड। कैसे होता है ये सिविल सोसाइटी का क्या मतलब। सिविल सोसाइटी सर्व्स ए विटल फोर्स इन एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप फॉर एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट, प्रोवाइडिंग एसेंशियल रिसोर्स एंड फॉस्टरिंग कम्युनिटीज residence through advocacy, education, access to resources. Social security organization play a pivot role in advancing equity and social justice for marginalized communities। जिसमें कि advocacy लिख सकते हैं। advocacy जो होता है वो सिविल सोसाइटी ग्रुप स्पीक अप फॉर राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल। इसमें यह होता है कि एडवोकेसी जो होती है किसी चीज़ को जो ग्रुप्स होते हैं वो दूसरों के राइट्स के लिए लड़ते हैं और दूसरों को पॉलिसीज़ को बदलने के लिए और एटीट्यूड को चेंज करने के लिए फोर्स करते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें जो होती हैं एम्पावरमेंट होती हैं, सिविल सोसाइटी को एम्पावर करती है। स्किल डेवलपमेंट, रिप्रेजेंटेशन, नेटवर्किंग, पॉलिसी इन्फ्लुएंस। सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव offer training and workshop to build skill and confidence among marginal groups। ये सब जनरल पॉइंट्स होते हैं जिसको आप देख के ही समझ सकते हैं कि इसकी क्या लिखना है। जैसे नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग जब बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर गैदर होते हैं तो उसको नेटवर्किंग कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन भी उसी को बोलते हैं। कोलैबोरेशन एंड सॉलिडेरिटी, पॉलिसी इन्फ्लुएंस, पॉलिसीज होते हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। कैपेसिटी बिल्ड होती है, एम्पावरमेंट मिलता है। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे सिविल सोसाइटी प्लेज ए crucial role in empowering marginalized groups for advocating for their rights, providing resources and support, and fostering communities resilience and self determination। ये जो होता है सिविल सोसाइटी होती है बहुत, मतलब आप कहेंगे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है उसको ठीक करने में। तो स्टूडेंट्स आज ये MSO
3 का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। इसको आप प्लीज़ एक करके पढ़ के आप जाइए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, click the notification so that you will get the notification। जब भी नया वीडियो ऐड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। सो प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।